हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में ही। सेल ऑर्गेनेलीज अभी तक हमने जो डिस्कस की है वो की है 3: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। आज जो चौथे नंबर के हम सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस, जो सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। सेल मैं कहूँ तो इस न्यूक्लियस के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में अब चर्चा करेंगे। चलिए, आज की जो ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस है, केंद्रक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का सेंटर होता है। एक तरीके से कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। कहाँ पे है ये पूरा? ये किसका? ये एक सेल का नहीं है, सेल के अंदर के न्यूक्लियस का है। ये एक सेल है, सेल के अंदर का सेंटर में ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस सेल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ न्यूक्लियस की। सबसे पहले हम जानेंगे ये न्यूक्लियस टर्म किसने दिया? किसने दिया न्यूक्लियस टर्म, यानी न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी न्यूक्लियस के बारे में जो खोज है, एक कंप्लीट खोज किसने की? न्यूक्लियस को जो शब्द दिया और न्यूक्लियस की जो खोज की, ये दोनों एक ही साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस टर्म दिया। जो न्यूक्लियस टर्म दिया वो भी कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। और जो डिस्कवरी की इसके ऊपर वो भी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बस यहाँ से याद रखिएगा, इसको जो न्यूक्लियस शब्द है वो भी रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कवरी ही लिखूंगी। इसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में, 1831, 1831, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। अब आगे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। अब देखिए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सब कुछ किसके अंदर स्टडी किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर। यानी सेल का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर। सेम ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जितने भी इसके पार्ट है, क्या क्या उनके अंदर होता है, क्या क्या उनका फंक्शन है। तो एक तरीके से न्यूक्लियस का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? कैरियोलॉजी के अंदर। कैरियो, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैरियो। तो एक तरीके से न्यूक्लियस का जो अध्ययन होगा वो किसके अंदर होगा? बायोलॉजी की ब्रांच क्या होगी न्यूक्लियस के लिए? कैरियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? कैरियोलॉजी के अंदर। कैरियोलॉजी। कैरियो जहां भी वर्ड आपको लगा हुआ मिल गया, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। केंद्रक का अध्ययन। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियस के जो बाहर वाली जो लेयर होती है, यानी जो न्यूक्लियस कवर होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है जो इसे कवर करके रखती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस का एक पार्ट है। न्यूक्लियस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। न्यूक्लियस डिवाइड होता है 4 पार्ट में। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रीय झिल्ली। ये किसके बारे में बात हो रही है? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस की हिंदी केंद्रक। तो ये जो बाहर वाली इसकी लेयर है, इसको क्या बोलेंगे? इसकी
केंद्रीय झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रीय झिल्ली, कैसे केंद्रीय झिल्ली। अब आगे बात करें इसके दूसरे पार्ट की, तो ये जो दूसरा पार्ट है इसका, ये लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये जो लिक्विड मटेरियल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इस लिक्विड मटेरियल को? न्यूक्लियोप्लाज्म। आप ये देख रहे हैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमैटिन। फिर हम इनके एक एक कार्य देखेंगे क्या होता है क्रोमैटिन। अब ये अंदर का गोल वाला आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने बनाया, लेकिन ये जो पार्ट है ये अंदर का गोल गोल जो इसका आप एरिया देख रहे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, जो होता है पर्पल कलर का। कैसा होता है ये? पर्पल कलर का होता है, नाम है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका नाम है। अब यहाँ पर लिखे पार्ट 1 हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पार्ट 2 इसका हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रीय द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य यानी केंद्र का द्रव्य। थर्ड पार्ट इसका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये न्यूक्लियस का केंद्र है ना, बीचम बीच है, तो इसे बोलेंगे केंद्रिका। केंद्रिका। एंड फोर्थ पार्ट है क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक आप धागे नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्रोमैटिन। धागे नुमा स्ट्रक्चर, हिंदी इसकी धागे नुमा। चलिए हिंदी में भी हमने इन्हें देख लिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियस के अदर नाम भी है, ये अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? अदर नाम, अदर नेम, इसे बोलते हैं सेल का ब्रेन यानी सेल का दिमाग, इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सेल की अंदर की ये जो ऑर्गेनली है इनको एक तरीके से ऑर्डर देता है सही से काम करने का। सेल के अंदर की, ये सेल के बीचम बीच होता है, सेल का क्या है? ये ब्रेन है, दिमाग है। ये सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनली है वे सही से काम कर रही है, एक तरीके से नहीं कर रही है, एक के बाद किसको क्या काम करना है वो बताने का काम करता है ये न्यूक्लियस। इसलिए इसे बोलते हैं सेल का ब्रेन, ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? ब्रेन ऑफ सेल। इसे कंट्रोलर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? सारी सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनली को कंट्रोल करता है, तो इसलिए कंट्रोलर भी इसे बोलते हैं। इसको मैनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजर। मैनेजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी एक तरीके से जो इनको जो काम करने को दे रहा है और फिर ये ऑर्गेनली इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती रहती है, एक के बाद एक। न्यूक्लियस से अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जुड़ा हुआ होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद जुड़ी हुई होती है, फिर गोल्जी बॉडी जो आगे ट्रांसपोर्ट करती है, फिर लाइसोसोम होता है, फिर सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है। ये सब एक के बाद एक जो एक तरीके से जो सेट हो रखे हैं सेल के अंदर ये ऑर्गेनलीज, इनको सेट करने का काम ये करती है। तो ये कैसे कर रही है? इन्हें मैनेज कर रही है ना, तो इसलिए इसका नाम मैनेजर भी पड़ा। इसे क्या कहते हैं? मैनेजर। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी, कंट्रोलर भी बोलते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं, या फिर सेल का कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। ऐसा आ सकता है कि कंट्रोल ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो कंट्रोलर, सेल ऑफ कंट्रोल यानी न्यूक्लियस को ही बोला गया है। अब आगे बात करते हैं इसके पार्ट की, इनका क्या क्या काम होता है। जैसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? जैसे किसी भी सेल को सेल वॉल क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन देता है, तो सेम ऐसे ही न्यूक्लियस को
न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वलप, यानी एक लिफाफा। इन्वलप की हिंदी लिफाफा। एक तरीके से लिफाफे के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही तो कवर्ड है ये न्यूक्लियस। किसके अंदर कवर्ड है? इस मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए इसे न्यूक्लियर इन्वलप भी बोलते हैं। किसका स्ट्रक्चर है ये? न्यूक्लियस का। ये पूरा ही स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक का। इसे न्यूक्लियर इन्वलप भी बोलते हैं। अब इसका हम फंक्शन देखें तो इसका पहला काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन देने का। न्यूक्लियस को ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा। दूसरा देखिए, ये सुरक्षा इसे देता है। अब देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है किसकी? ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई थी, मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई थी सेल मेम्ब्रेन। सेम ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो किससे बनकर बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। तो हम लिखेंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है किससे मिलकर बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के दूसरे भाग की, यानी दूसरे पार्ट की, न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर? इस केंद्रीय द्रव्य के अंदर आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन, यानी आरएनए और प्रोटीन का जो निर्माण है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आगे बात करें, ये जो आप देख रहे हैं क्रोमैटिन, जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है डीएनए का। किसका फॉर्मेशन करती है? डीएनए का। डीएनए के बाद ये जो डीएनए है, डीएनए चेंज हो जाता है फिर क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है डीएनए आगे जाकर। तो देखिए, ये जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल हेलिक्स। कैसा होता है? ऐसे डबल हेलिक्स होता है ये डीएनए। आपको पता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितने एसिड होते हैं? मतलब कौन सा एसिड होता है? वे एसिड कितने टाइप के होते हैं? देखिए, हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो, यानी टू टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड का मैं अलग से एक डिटेल जो है सेशन रखूंगी, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको इतना जानना है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या बनता है। जो धागेनुमा यानी चौथा पार्ट जो क्रोमैटिन है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमैटिन से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के बाद बनते हैं क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। एक तरीके से अगर हमारी बॉडी, हमारी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वे भी पास नहीं हो पाते, यानी एक तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर पास होते हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? इस न्यूक्लियस की मेहरबानी से ही होते हैं। अगर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस ना होता तो कैसे कैरेक्टर फिर ट्रांसफर होते? तो वे कैरेक्टर ट्रांसफर होने में किसका रोल होता है? इस न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है ना? ये डीएनए तो फिर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। एक ह्यूमंस की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। पेयर की हम बात करें तो 23 पेयर होते हैं। क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं? 23। चलिए, इसके बारे में हम अलग से एक सेशन रखेंगे, तब करेंगे। अभी हम देखें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो ये लिक्विड है, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए और प्रोटीन का। अब आगे बात करें इस न्यूक्लियोलस की, इस थर्ड पार्ट की, यानी इस अंदर वाले पार्ट की। ये जो न्यूक्लियस के अंदर, आप ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये हमें विजिबल जब ही होता है, यानी ये हमें दिखाई तब देता है जब कोई सेल क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है। जब सेल का विभाजन हो रहा होता है, सेल खुद को डिवाइड कर रही होती है, यानी एक सेल से
एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल। जब एक सेल डिवाइड कर रही होती है तभी ये हमें न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। और ये जो न्यूक्लियस है सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था ऑर्किड प्लांट की सेल में। कहाँ देखा गया था? ये ऑर्किड प्लांट में। सबसे पहले ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने सबसे पहले ऑर्किड प्लांट की सेल में इसकी डिस्कवरी की थी। एक तरीके से सबसे पहले देखा गया था इस ऑर्किड प्लांट की सेल में, इस न्यूक्लियस को किस में देखा गया था? ऑर्किड प्लांट में। ऑर्किड प्लांट की सेल में ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस को देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑर्किड प्लांट की सेल में इसको देखा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियस को सबसे पहले कौन से प्लांट की सेल में देखा गया तो वो है ऑर्किड प्लांट। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस हमें एक सेल के अंदर कब दिखाई देता है? जब कोई सेल डिवाइड कर रही होती है तब ये दिखाई देता है। विजिबल टर्म, कलर कैसा होता है इसका? पर्पल। कैसा होता है? जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं किसी सेल को, जब हम किसी सेल को अंदर उसके देखते हैं कि क्या ऑर्गेनेली किस किस कलर की होती है, तो ये जो न्यूक्लियस को भी देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो ये डार्क, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये दिखाई कब देगा? जब कोई सेल डिवाइड कर रही होती है, यानी विभाजन के टाइम पर दिखाई देता है। किस कलर का होता है न्यूक्लियोलस? ये होता है पर्पल कलर का। और कैसा होता है? गोल, राउंड होता है, ये गोल होता है। दिखाई कब देता है ये? सेल डिवीजन के टाइम पर। विजिबल सेल डिवीजन। अब आगे बात करें क्रोमेटिन की। ये क्रोमेटिन धागेनुमा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सुनिए, ये चेंज इस एक तरीके से क्रोमेटिन से फॉर्मेशन होता है डीएनए का, और डीएनए से फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का। यहाँ पर मैं लिखूं, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है डीएनए, और डीएनए से फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का। ये न्यूक्लियस के कितने पार्ट मैंने बताया यहाँ पर? 4। कितने पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के? 4 पार्ट होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। कितने प्रकार के होते हैं? 2, डीएनए और आरएनए। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मिस्टर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने। तो इसका हम अलग से सेशन रखेंगे न्यूक्लिक एसिड का, तब मैं बताऊंगी। चलिए, ये है न्यूक्लियस। सब कुछ हमने यहाँ पर देखा न्यूक्लियस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली डिस्कस करते हैं, राइबोसोम। अब आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली की, राइबोसोम की, जिसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि क्या करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि राइबोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया। राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया पैलेड ने। किसने किया? पैलेड ने डिस्कवर्ड। पैलेड। पैलेड द्वारा डिस्कवर्ड किया गया राइबोसोम को। अब देखिए, राइबोसोम को हम देखेंगे कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइबोसोम होते हैं 2 टाइप के, 70S 80S। उन्हीं को हम देखेंगे अभी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसका अदर नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। (70S 80S। ये जो S है, S क्या है? S इस राइबोसोम का एक तरीके से
मापक यंत्र है, मान लीजिए, ये सिर्फ माना गया है, ये कंफर्म नहीं है। सेडिमेंट जो बोलता है, जो ये सेडिमेंट है एक तरीके से इसका मापन मानिए, क्या है ये, इसका मापक यंत्र है राइबोसोम का। अब देखिए ये जो सेडिमेंटेशन, एस का मीनिंग है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ये बताता है, यानी ये हमने ये क्या, ये सिर्फ कंसिडर्ड किया गया है, ये इस राइबोसोम का मापक यंत्र माना गया है। इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के द्वारा इस मापक यंत्र में एक फ्लूइड के द्वारा राइबोसोम को एक फ्लूइड के द्वारा चेक किया जाता है। जो भी राइबोसोम 70s या 80s में से लेंगे, राइबोसोम लेंगे, देख लिया है जैसे यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जब देख लिया है राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये बड़ी यूनिट छोटी यूनिट होती है। जब देख लिया इस सेल के अंदर जब साइंटिस्ट एक सेल के अंदर राइबोसोम ऑर्गेनेलिज को देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल है, ये वॉक्यूल है, इनको देखते हैं, तो फिर इनके भी तो मापक यंत्र होते हैं ना। जब राइबोसोम को मेजर किया जाता है तो इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के द्वारा ही मेजर किया जाता है। एक फ्लूइड के द्वारा इस राइबोसोम का चेक किया जाता है कि जब सेल मिल गई है, सेल के बारे में पता कब लगता है, जब चेक किया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक है या ये यूकैरियोटिक है, तो पता किसके द्वारा किया जाएगा। राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो जब इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के द्वारा चेक किया जाता है, तो जब इसको एक फ्लूइड के द्वारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में एक फ्लूइड के द्वारा इसको चेक किया जाता है, जब उस फ्लूइड में इस राइबोसोम को डाला जाता है, तो जो भी राइबोसोम सबसे पहले नीचे गिरेगा वो माना जाएगा बड़ा राइबोसोम, यानी 80S टाइप का राइबोसोम। जो राइबोसोम उस फ्लूइड में एकदम नीचे, एकदम फटाक से नीचे गिरेगा, एकदम स्पीड से नीचे गिरेगा, वो होगा 80S राइबोसोम। और जो धीरे से गिरेगा वो माना जाता है 70S राइबोसोम, यानी छोटे आकार वाला राइबोसोम। अब 70S राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। जो 80S राइबोसोम है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 70S 80S, क्या है, ये राइबोसोम है। ये S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, क्या है इसकी फुल फॉर्म, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये बताता है एक फ्लूइड के जरिए इस राइबोसोम को, जैसे मैंने अभी बताया, जो पहले नीचे गिरेगा वो 80S होगा, वो बड़ा माना जाएगा, बड़े आकार वाला। तो बड़े आकार वाला किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक यूकैरियोटिक सेल में। 70S स्मॉल साइज का होता है, तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी पुराने टाइप की सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ATS लार्ज साइज का होता है, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया होगा आज तक ये एस का मतलब क्या होता है, तो ये एक तरीके से माना गया है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये ही बताता है किसी भी राइबोसोम के बारे में कि ये 80S टाइप का है या 70S टाइप का है। अब आगे बात करते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने का, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना इसका काम होता है, प्रोटीन बनाता है ये, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, इसका इतना काम होता है। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये 6 नंबर की ऑर्गेनेली है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे इसको डिस्कवर किसने किया, इसको अल्टमैन एंड बैंडर ने इसको डिस्कवर किया, अल्टमैन एंड बैंडर ने।
ठीक है, एडमंड बेंडर द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बोलते हैं सेल का पावर हाउस, यानी क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कोशिका घर? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन यानी एनर्जी का निर्माण इस माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के द्वारा ही होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके थ्रू होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब साइकिल चलती है। क्या चलती है? क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल के कारण ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो सबसे ज्यादा एटीपी का या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी का फॉर्मेशन कौन कराता है? क्रेब साइकिल। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं इसे, यानी कोशिका का घर। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का घर। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का निर्माण ये ही करता है। ठीक है, ये जो एटीपी बनती है एक तरीके से, जो एनर्जी बनाई, ये कौन सी रेस्पिरेशन के द्वारा बनती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मैंने साइटोप्लाज्म में बताया था, साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते साइटोप्लाज्म ने कितने एटीपी का फॉर्मेशन किया था? 2 एटीपी का। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन को सेल के अंदर कहाँ हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही तो ये ऑर्गेनेली कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोला गया है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर एग्जाम में आए सेल के अंदर कौन सा, मतलब सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो क्या आएगा आंसर आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में आपके सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा, तब भी आप क्लिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन आता है तब भी क्लिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। एक तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हम एक इस फ्लो चार्ट से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है। इसमें कौन सी साइकिल चली? क्रेब साइकिल। क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब साइकिल के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्रेब साइकिल है, इसके कारण ही क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कितने एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है? 36 एटीपी का। कितने एटीपी का? 36। और हमारी बॉडी को कितने एटीपी की जरूरत होती है? एक तरीके से हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज कितने एटीपी के बराबर होता है? एक ग्लूकोज बराबर होता है 38 एटीपी के। कितने एटीपी के? 38 एटीपी के। यानी एक ग्लूकोज का जो निर्माण है वो कितने एटीपी के बराबर होता है? 38 एटीपी के। और हमारी एक सेल 38 एटीपी ही बनाती है। 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था साइटोप्लाज्म में, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था उसके द्वारा। ठीक, और 36 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में इस क्रेब साइकिल के कारण।
इस क्रेब साइकिल के कारण एरोबिक रेस्पिरेशन के चलते हुए 36 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। 36 एटीपी ये अभी देखेंगे। तो ये 36 एटीपी बनाए किसने? माइटोकॉन्ड्रिया ने। कितने एटीपी का फॉर्मेशन किया? 36 एटीपी का। अब हम बात करें पूरी सेल कितनी एटीपी बनाती है, तो 2 एटीपी बनाए साइटोप्लाज्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा, तो 2 एटीपी 36 एटीपी कितने हो गए टोटल? 38 एटीपी। ये जो 38 एटीपी है ये कितने ग्लूकोज के बराबर होते हैं? एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं, ठीक है। और हमारी जो सेल्स है एक तरीके से जो हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है एक तरीके से ब्लड में जो एसिमिलेशन होता है खाने का, कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जब एसिमिलेशन प्रोसेस से जब वो बिल्कुल महीन खाना हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, तो फिर वो एसिमिलेशन होता है ब्लड में। तो ब्लड में जो खाना जाता है वो किस फॉर्म में जाता है? इस 38 एटीपी में। ये जो 38 एटीपी बनते हैं ना, ये एक ग्लूकोज के बराबर बनते हैं। किसके बराबर बनते हैं? एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक ग्लूकोज कितनी एटीपी के बराबर होता है, तो 38 एटीपी के बराबर होता है, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में अब बस हम इतना ही जानेंगे। एक बार देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर्ड किया एडमन एंड बेंडा ने। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे बोलते हैं, इसे कोशिका का घर बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी यानी एनर्जी का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कौन सी साइकिल के थ्रू हो रहा है? क्रेब साइकिल के थ्रू हो रहा है, ठीक। इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका का घर, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी यही बना रहा है। सबसे कम एटीपी साइटोप्लाज्म में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इसमें कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज होता है 38 एटीपी के बराबर। अब आगे बात करेंगे सेंट्रोसोम की। चलिए एक बार ना मैं यहाँ पर सेंट्रोसोम को बताने से पहले आपको बताऊंगी इसके डायग्राम से, इसके जो आंतरिक लेयर यानी जो इंटरनल लेयर है वो कौन सी होती है, उसका नाम क्या है। एक रफली डायग्राम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका देखेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया का एक रफली डायग्राम। एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसकी इंटरनल लेयर है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल लेयर। इस इंटरनल लेयर को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टी बोलते हैं। ये इसकी आउटर लेयर है। देखिए क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए मैं इसको बता रही हूं कैसे। ये इसकी अंदर की जो लेयर है इनर लेयर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर यानी आंतरिक लेयर के बारे में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की लेयर है उसका क्या नाम है। इसके अंदर की लेयर का नाम होता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टी बोलते हैं। CRISTI, क्रिस्टी, ठीक है। इसको अंदर की लेयर को माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की लेयर का नाम क्या है? क्रिस्टी है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये क्रेब साइकिल चलती है, एरोबिक इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की बात करेंगे। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में भी सेंट्रोसोम बोलते हैं। हिंदी में इसको तारक्काय बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक्काय। ठीक है, तारक्काय को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कवर किया बोबरी ने। किसने डिस्कवर किया इसको? बोबरी ने। ठीक है, बोबरी द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। अब देखिए इसका मेन काम क्या होता है सेंट्रोसोम का, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। इसका मेन काम होता है सेल को डिवाइड करने का।
ठीक है, सेल को एक तरीके से सिग्नल देता है कि अब तुम्हारा डिवाइड करने का टाइम हो गया है। तो वो कौन देता है? ये सेंट्रोसोम देता है सेल को, सेल का विभाजन करने में एक तरीके से जो सिग्नल देता है ये सेंट्रोसोम ही देता है। सेंट्रोसोम क्या है? सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनली है। ये ऑर्गेनली सेल को डिवाइड करने का सिग्नल देती है कि अब टाइम आ गया है सेल डिवाइड होने का, यानी सेल का विभाजन करने का। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती है वे सेल डिवाइड करती है। अब बात करेंगे वो कौन सी हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो सेल डिवाइड नहीं करता। तो देखिए, मैंने शुरू में बताया था, हमारी आई थिंक सिलेबस में जब कर रही थी तो तब मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन जो सेल डिवाइड नहीं करता वो है ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। तो ब्रेन की जो यूनिट है वो क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? ब्रेन की यूनिट है, यानी ब्रेन की इकाई है जो सेल डिवाइड नहीं करती। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन डिवाइड नहीं, लेकिन ब्रेन में फिर भी ब्रेन कैंसर होता है। और देखिए, जो कैंसर होता है ना, कैंसर क्या है? एक तरीके से अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना। किसका? सेल का। जब हमारी बॉडी की सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनलिमिटेड डिवीजन करना शुरू कर दे, जब हमारी बॉडी की सेल अनलिमिटेड डिवीजन करना शुरू कर दे तो वो किसका फॉर्मेशन ले लेती है? एक तरीके से किसका निर्माण करती है? कैंसर का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है किसका? सेल का। अब देखिए, ब्रेन की सेल यानी न्यूरॉन सेल डिवीजन तो नहीं करती, लेकिन हमारी ब्रेन की 10% सेल जिनका नाम है गिलियन सेल, तो हमारे ब्रेन की गिलियन सेल करती है डिवीजन। इन गिलियन सेल में ही होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जब कई बार इनमें गिलियन सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है, यानी अनलिमिटेड डिवीजन पे डिवीजन होता रहता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? ब्रेन कैंसर, यानी ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? ब्रेन ट्यूमर का। ये जो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर बनता है, कौन सी सेल में बनता है? गिलियन सेल में बनता है। हमारी ब्रेन की 10% सेल, हमारे ब्रेन की 10% सेल ही बनाती है क्या? ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है एक तरीके से। ठीक है, कैंसर किसमें होता है? हमारे ब्रेन के 10% गिलियन सेल में। और अब बात करें तो ये हमारी बॉडी का ब्रेन वो ऑर्गन है जहां पे क्या हो रहा है? बहुत ही कम डिवीजन हो रहा है, और अगर फास्ट डिवीजन हो रहा है तो गिलियन सेल में हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के उस ऑर्गन की जिसमें बहुत ज्यादा डिवीजन होता है। वो कौन सा ऑर्गन है? लीवर। लीवर हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिसमें अनलिमिटेड, यानी जिसमें क्या होता है? अनलिमिटेड नहीं, जिसमें फास्ट डिवीजन होता है एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए लीवर हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है, अगर वो 75% खराब हो जाए, हमारे लीवर का 75% खराब हो जाए हिस्सा, तो 20% यानी 25% क्या रहा? सही हिस्सा रहा। तो हमारे लीवर का 25% हिस्सा भी रीजनरेट कर जाता है, यानी फिर से क्या हो जाता है? हमारा लीवर फिर से पहले जैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लीवर में जो सेल है उनमें डिवीजन बहुत फास्टली होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जहां पे फास्टली डिवीजन होता है? तो वो ऑर्गन है लीवर। हमारी ब्रेन में वो कौन सा ऑर्गन है जहां पे कम डिवीजन होता है? या तो डिवीजन होता ही नहीं है, तब भी क्या आएगा? ब्रेन। अगर डिवीजन होता भी है तो वो क्या होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन का 10% सेल ही काम करती है, गिलियन सेल, जो डिवाइड करती है। वैसे तो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है वे डिवीजन करती नहीं है, करती भी है तो 10% सेल ही डिवीजन करती है। ठीक है, तो इसका हम मेन काम लिखेंगे। कौन कर रहा है? तो ये इसका मेन काम क्या होता है? सेल को विभाजन कराने का। डिवीजन फंक्शन है इसका। डिवीजन ऑफ सेल। ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई, इनको आप ध्यान रखिएगा, बस ये समझने के लिए है। इसका फंक्शन है सेल का डिवीजन कराना। ठीक है, सेल का डिवीजन कराने में कौन सी ऑर्गेनली हेल्प करती है? ये सेंट्रोसोम हेल्प करती है।
अब मैंने ये भी बता दिया है बॉडी का कौन सा ऑर्गन फास्ट डिवीजन करता है, लीवर करता है। अगर सबसे कम डिवीजन की बात करें तो वो ब्रेन करता है, और करता ही नहीं है तब भी ब्रेन आएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।